अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर डील और ढील की बातें कर रही है। हुकूमत की जानिब से, कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से बार बार ये बयानात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम शख्सियात हैं, वो किसी से डील के लिए मुंतज़िर हैं। उन्होंने एक अहम मुलाकात भी की है, जबकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देखा जाए तो वह तमाम सूरत हाल की या ऐसी मुलाकात की तरदीद करती हुई नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, इन दोनों की जानिब से डील और ढील की ही बातें की जा रही हैं, जबकि आवाम का बड़ा मसला डील या ढील नहीं है या फिर नवाज शरीफ की वापसी नहीं है, बल्कि आवाम महंगाई के लिए रिलीफ की मुंतज़िर है। जो वादे वईद हुकूमत वक्त ने इस आवाम के साथ किए हैं, मगर ना ही रिलीफ की बातें अपोजिशन करती हुई नज़र आ रही है और ना ही हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है कि जिनसे रिलीफ जो है आवाम को यकीनी हो सके। इन तमाम हवाले से नुकात के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी अपोजिशन की बातें, अपोजिशन इस हवाले से बयानियाँ अपना रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयानियाँ अपनाए हुए, लेकिन देखना यह है कि अपोजिशन की तैयारी है भी है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कुछ एहतजाज हुए हैं, जलसे हुए हैं, मगर वो खातिर खा आवाम की हिमायत उनमें हमें नज़र नहीं आई है। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक लेकर जाएगी तो हिकमत अमली क्या होगी, तैयारी क्या होगी, इत्तेहादियों को साथ मिलाएगी, हुकूमत के कुछ अरकान को अपने साथ मिलाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर हम इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो काफ़ी पुरएतमाद भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ दे तो हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे। इतनी पुरएतमादी जो है वो बिलावल भुट्टो के पास कहाँ से आई है, कैसे वो इतने वसूख के साथ ये बयान दे रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में बढ़ते हुए जो वाक़यात हम ये देख रहे हैं, चोरी डकैती, ये भी अहम मामला है। लेकिन इसके साथ वज़ीर दाखिला ने कल की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो वाक़या हुआ है कराची कंपनी में, ये कोई चोरी या डकैती का नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी के लिए सिग्नल दिया गया है। स्लीपर सेल्स हैं जो दोबारा से फ़ाल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, हम उन तक पहुँच चुके हैं। बड़ा संगीन मामला है मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर ऐसे वाक़यात का होना, इस हवाले से भी बात करेंगे। सरहदी इलाकों में एक बार फिर से अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ खुफिया ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से, जिनमें कामयाबी भी यकीनी तौर पर हमें मिल रही है। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दों की जानिब से भी कुछ ऐसे वाक़यात या ऐसे केसेज़ हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनमें हमें भी नुकसान हो रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान हैं हमारे, वो शहीद हो रहे हैं वतन की धरती माँ के ऊपर। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं ज़फ़र महमूद शेख साहब। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि डील और ढील की बातें की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम नून हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही है। क्या लग रहा है आपको, ये डील और ढील की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, किसी ने शुरू करवाई हैं, या फिर असल जो मौज़ूआत हैं उनको पसे पर्दा डालने के लिए तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? रज़ा, आपने बड़ा खूबसूरत खुलासा पेश कर ही दिया। मैं इस पे अपनी राय का इजहार कर दूं। देखें, इस वक्त हम ऑलरेडी इलेक्शन फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, अगरचे तकरीबन 18 महीने से ज़्यादा बाकी हैं, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का रंग है, पिछले 3.5 साल में हमने देखा कि हर इशू पे पॉलिटिक्स जो है वो गालिब रही है। इसीलिए इस बात की तवक्को भी थी कि हम इलेक्शन फेज़ में जल्दी चले जाएंगे। तो अभी जैसे ही 2022 शुरू हुआ है, आप यूँ समझिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए दोनों को ये सूट कर रहा है इत्तेफाक से, या दोनों ये समझ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट भी, ट्रेजरी बेंचेस भी एंड ओपोजिशन भी, वो ये समझ रहे हैं कि एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और उनको एक्सप्लॉइट करके मज़ीद एक्सपोज किया जाए, तो शायद उनके लिए इलेक्शन में फ़ायदा मंद होगा। हालांकि असल बात यह है कि वो दोनों की जो वीकनेसेस हैं वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं। दोनों पिछले 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा हो चुके हैं। अब जाना चाहिए इलेक्शन में पब्लिक इश्यूज़ की तरफ, लेकिन पब्लिक इश्यूज़ को अनफॉर्चुनेटली कोई एड्रेस नहीं कर रहा। हुकूमत इसलिए एड्रेस नहीं कर रही कि उनको सूट नहीं करता, उनका वीक पॉइंट है। अपोजिशन अपने डिज़ाइन पे जा रही है, उसके वो इलेक्शन को देख रही है।
इसीलिए ये ढील ढील की बातें ये चलती रहेंगी और ये उस दिन तक चलेंगी जिस दिन तक वोटिंग नहीं हो जाती 2023 में। लेकिन सर ऐसी गुफ्तगू का जो हासिल है वो क्या होगा? आप इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि DGISPR की जानिब से बाज़ ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये डील की जो बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उन्हीं से तफसीलात मांगे। जब हुकूमत से पूछा भी जाए ज़िमन में तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं से पूछें। लेकिन देखिए इसी में एक हकीकत ये भी है कि मुलाकातों की खबरें बहरहाल बाहर आ रही हैं और उसकी मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी हो रही है। और देखें इस दफ़ा की अगर कोई मुलाकात हुई है तो उसकी खबर गवर्नमेंट ने ब्रेक की है, हुकूमती वज़रा ने उसकी खबर ब्रेक की है और ये कहा है कि जनाब आप लोग जा के मिले हैं, जिसकी किसी हद तक तरदीद या किसी हद तक तरदीद जो है वो अपोजिशन कर रही है। अच्छा देखें, वंस यू बिलीव के जी आर्मी जो है वो एक मोस्ट पावरफुल फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, तो आर्मी के साथ तो हमारे राब्ते हो सकते हैं और होने चाहिए। पॉलिटिशियंस के क्यों नहीं हो सकते? क्या ऑपोजिशन के लोग आर्मी से मिलते ही नहीं रहे हैं? सवाल ये है कि आप उसको किस रंग में पेश करते हैं। अच्छा, जिस रंग में पेश किया जा रहा है असल में वो बड़ी तशवीशनाक बात है। और अगर कोई मिले तो उसको ये बताना चाहिए आके कि जनाब हम मुलाकात हुई है, ये हमारा एजेंडा था, ये हमारे इश्यूज थे और उसमें कोई सीक्रेट फिशी नहीं है। हम जो मिले हैं एज ए अपोजिशन मिले हैं, ये हमारी फौज है, ये हमारे लोग हैं, हमारे इश्यूज हैं जिस पे हमने जाके उनसे बात की है। लेकिन जब आप चुप कर जाते हैं, आधे लोग तरदीद कर रहे हैं, आधे तस्दीक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो दूसरी साइड है उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। और एक बात खुद ये है कि अभी 5 तारीख को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कोई मुलाकातें नहीं, और उसके बाद ही कोई मुलाकात हो भी गई। तो गोया ये खुद एक तजाद जो है ये सामने आ गया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसमें अपोजिशन भी अच्छा खेल रही है, गवर्नमेंट भी अच्छा खेल रही है। वो कैसे? बड़ा मुश्किल बात है ये। वो ऐसे कि अपोजिशन अपने लोगों को मुतमईन करने में कामयाब है, जिसका इजहार भी वो बाजुकात करती है। और बाजुकात जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें उसके रिजल्ट ये बता रहे होते हैं कि जिस पिच पे अपोजिशन खेल रही थी और जो मैसेज वो कम्युनिकेट करना चाह रही थी उसने अपने लोगों को कामयाबी से कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लोगों को इस हवाले से मुतमईन कर लेती है। हाँ, जिस जगह पे वो मुतमईन नहीं कर पा रही वो है बदतरीन किस्म की महंगाई, वो है बदतरीन किस्म के हमारे सोशल इश्यूज, और जो बैड गवर्नेंस की वजह से हैं, जो मिसमैनेजमेंट की वजह से हैं, और इस तरह के जो वीकनेस हैं। ये महंगाई के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम की ख्वाहिश एक थी मौजूदा हुकूमत की? हमने देखा वज़ीर दाखिला की जानिब से भी बारहा भी बयान दिए गए हैं कि नून अलग होगा, शीन अलग होगा, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। मरीम नवाज़ कहती हैं कि मुश्किल वक्त में भी हम डटे रहे हैं। अब ऐसी जो बयानियाँ हुकूमत अपनाए हुए, आपको लगता है ये उसी तहरीक का हिस्सा है या वाकई कुछ हैं जो बंद कमरों की इजलासें थी जिनकी खबर हुकूमत को मिल गई है? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। अपोजिशन में जाने के बावजूद, हुकूमत खोने के बावजूद उसने अपनी पावर बेस को इंटैक्ट रखा है। अपने अंदर रिजेंटमेंट मौजूद है जो कि नजर आती है, लेकिन वो रिजेंटमेंट इस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंची कि डिफेक्शन हो जाए, लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं और पार्टी छोड़ के किसी ऐसी जगह जाएं जो कि एक विनिंग पार्टी उन्हें नजर आ रही हो। इसीलिए चूंकि कोई विनिंग पार्टी उन्हें नजर नहीं आ रही, इसलिए वो अपनी जगह इंटैक्ट है। अच्छा, ये बहरहाल एक मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि इतने बदतरीन हालात के बावजूद भी उनके लोग वहां रुके रहे। लेकिन क्या ये इलेक्शन तक लोग रुके रहेंगे? इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि अगले आने वाले महीनों में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की बाकी जमातें अपने लोगों को और अपने जो इलेक्टेबल्स जिसे आप कह सकते हैं या जो अपने स्टॉलवर्ड्स हैं उनको किस हद तक इंगेज कर पाती है और कितनी कामयाबी से ये मैसेज देती है कि हमारा टिकट कामयाबी की जमानत होगा। यही मसला, इससे बड़ा मसला ये हुकूमती पार्टी को दरपेश है कि हुकूमती पार्टी के बहुत से अरकान ये समझ रहे हैं कि अब PTI का टिकट लेना उनके लिए शायद कामयाबी की जमानत नहीं बल्कि नाकामी की जमानत हो। इसीलिए आप देखें कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी नूर आलम खान समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उस दिन हमने देखा कैबिनेट में खटक साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने पार्लिमानी कमेटी नहीं कैबिनेट हाँ पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। कैबिनेट में भी इस तरह की बातें आ रही हैं, लोग खुल के बात कर रहे हैं। जैसे हमाद अजहर पे लोगों ने जबरदस्त किस्म की तनकीद की कि जनाब हम आपसे गैस का पूछते हैं, अवाम बिल बिला रहे हैं और आप हमें जवाब देने को तैयार नहीं है।
तो इसको अगर हम बिग पिक्चर सिनेरियो में देखें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जिन्होंने बराह रास्त आवाम को दबाव देना है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। अच्छा, अपोजिशन पे वैसे ही नेचुरली प्रेशर कम होता है क्योंकि उनका जो उम्मीदवार जो एमएनए है या अवामी नुमाइंदा है वो तो ये कह सकता है कि जनाब मैं तो हुकूमत में था ही नहीं, मेरा तो एक काम था इस पिछले पूरे 4-5 साल में, वो ये था कि मैं आपके मसाइल की बात पार्लियामेंट में और मीडिया में और दुनिया के सामने करता रहूं, वो हम करते रहे हैं। तो इस लिहाज से दोनों की पोजीशन में फ़र्क है और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं यानी गवर्नमेंट है वो इसको रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है। हुकूमत के हवाले से मज़ीद जो नुकात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे, मगर यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि जिस तरह से हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ जो बयानियाँ बनाए हुए हैं, डील और ढील की बातें सरगर्म हैं, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार ज़फ़र महमूद शेख साहब। ज़फ़र साहब, वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने कहा कि अपोजिशन का भी एक किरदार है, हुकूमत का भी अपना एक किरदार है। हुकूमत तो अभी भी कह रही है, शिबली फराज साहब कल ये कह रहे थे कि हमारी कारकर्दगी बड़ी तसल्ली बख्श है, वोटर्स को हम समझाएंगे, बताएंगे, हमने बयानिया भी अपनाया है कि आपने मार्केट का भी अंसर था, महंगाई का, लेकिन अब हमारी कारकर्दगी बेहतर हो रही है, आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अपोजिशन का किरदार आप कहाँ देख रहे हैं इस महंगाई के हवाले से? अपोजिशन भी सवाल होगा, आवाम करेगी कि भाई आपने क्या किया है इकदाम के लिए इनके? जैसे मैंने रज़ा अभी कहा था कि अपोजिशन को एक पॉइंट ऑफ रिलीफ होता है जब वो अवाम के पास जाती है कि भाई हम तो अपोजिशन में थे, हमारे पास ज़मामे कार हमारे हाथ में नहीं थी, हुकूमत के पास थी, उनसे पूछिए। हमारा काम था आपके मसाइल को उजागर करना, आपके इश्यूज़ के लिए लेजिस्लेशन करना और आपकी बात बहुत ज़ोर से दुनिया तक पहुंचा देना, वो हमने पहुंचाई। असल जो दबाव होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, इसीलिए जो गवर्नमेंट के अंदर से आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफी बातें या गुस्से की बातें या एहतजाज नज़र आ रहा है कि अपनी पार्टी के अंदर, उसकी वजह यह है कि उनके लिए अवाम में जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो जहाँ जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, लोग उनसे महंगाई का, गवर्नेंस का, अपने वादों का सवाल करते हैं और वो उसको जवाब नहीं दे पाते। शिबली फराज या फवाद चौधरी जैसे लोग, जाहिर है उनका काम यही है कि वो हुकूमत को एक फिशी सी पिक्चर पेंट करें, लेकिन ग्राउंड पे वो खुद भी समझ रहे हैं कि सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जब ग्राउंड पे जाएंगे, अपने लोगों में वापस वोट लेने जाएंगे या किसी और काम से जाएंगे, उन्हें उसका जवाब नहीं मिलेगा। और ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पिछले चंद माह के दौरान, इन सारे बाई इलेक्शंस में इसे कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट था। इसमें ये साबित हो गया कि बड़ा मुश्किल है, अनलेस ये कि बकाया 1.5 साल में ये कुछ परफॉर्म करके बता दें। इसीलिए पॉलिटिक्स सारी जो है वो इसी के गिर्द घूमेगी, चाहे वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स। वो तो ये कह रहे हैं जो शिकस्त हुई हमें खैबर पख्तूनख्वा में, वो तंजीमी ढांचे की वजह से हुई है, मेरिट पे हमने टिकट्स नहीं दिए, महंगाई का अंसर है, ठीक है, लेकिन काबू कर लेंगे और हमने किया भी है। वो तो अभी भी इस शिकस्त को महंगाई की वजह करार नहीं दे रहे हैं जी। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनकी राय मुख्तलिफ है, क्योंकि हम सिर्फ KPK नहीं देख रहे। ठीक है, सिचुएशन प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। यही शिकस्त उन्हें पंजाब में भी हुई, यही शिकस्त उन्हें सिंध में, इवन कराची में हुई, जिसको ये कह रहे थे कि जनाब हमारा अब कराची हमारा जो है हमारा है, MKM से ज़्यादा PTI का है। कराची में भी आप हार गए थे। तो इस तरह बहुत सारी जगहों पे आपके लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ज़्यादा मसला ये है कि इन्हें आगे शिकस्त नज़र आ रही है अगर इन्होंने इन 1.5 सालों में परफॉर्म नहीं किया और अपने वोटर्स को मुतमईन नहीं किया। इसीलिए दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है। अपोजिशन जो भी करती रहे वो उसको सूट करता है। वो अगर नो कॉन्फिडेंस लेके आती है तो भी उन्हें सूट करता है, नो कॉन्फिडेंस में हार जाती है तो भी उन्हें सूट करता है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है बड़ी फ्रीजाइल मेजॉरिटी के साथ है, इस वक्त खड़ी हुई है। उन्हें तो अक्सर औकात जो अपनी नॉर्मल लेजिस्लेशन है उसके लिए भी उन्हें अपने नंबर्स पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक को इंटरवीन करना पड़ता है कि जनाब आप रुकें। एक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी तो जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा, उसके बगैर वो कर नहीं पा रहे थे। सेनेट बाय मिनी बजट उन्हें लाना पड़ा तो वो उनको उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़े। तो गवर्नमेंट को तो बहुत सारी इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, तो वो सहतरफा मुश्किलात हैं।
पार्लियामेंट के अंदर भी है, नंबर गेम में अगरचे उनके पास मेजॉरिटी है लेकिन बड़ी फ्रेजाइल मेजॉरिटी है। इसी तरह जो डिलीवरी है, डिलीवरी में उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। आज का दौर सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी अपना सवाल उठाता है, अपने मसाइल बयान करता है और वो सोशल मीडिया के ज़रिए मीडिया तक पहुँचते हैं और उनका जवाब देना पड़ता है। बहरहाल ठीक है, कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमती आदमी अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन बहरहाल सवाल उन तक पहुंचता है और उन्हें जवाब देना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत नाकाम है ये नहीं है, ये तो आने वाला वक्त और आवाम ही फैसला करेगी। लेकिन आप ये चीज़ तो मानते हैं ना कि मौजूदा हुकूमत जो है मजबूत तरीन हुकूमत है, गवर्नेंस के अंदर मसाइल भी हैं, लेकिन जो बिल ईवान के अंदर लेकर आए हैं मंजूर करवाया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, सारे इदारों की सपोर्ट होने के बावजूद भी आपको हर तरह की सपोर्ट आपको मिली है, गवर्नेंस में नाकामी आपको क्या वजह लगती है? कि तरजीहात नहीं थी या नाअहली थी या जानते नहीं थे इन तमाम अमूर को चलाने के लिए? देखिए, ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं गवर्नमेंट में। जो इन्होंने एक होमोजेनाइज नहीं थी, ये मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोग थे और ये वही लोग हैं ज़्यादातर जो कि कभी पीपल्स पार्टी में थे, कभी नून लीग में थे, कभी इवन ANP में थे या JUI में थे। ये सारे दुनिया जहाँ से घूमते फिरते उस वक्त आते हैं जो जब आखिरी वक्त पे उन्हें नज़र आता है कि ये जीतने वाली पार्टी है, अपना वज़न उस पर डाल देते हैं। चुनाचे उनसे आप इससे बेहतर गवर्नेंस की तवक्को नहीं रख सकते। अलबत्ता 22 साल जदोजहद थी जी। देखें, ये तो इट्स अ फैक्ट, रियलिटी, हार्श रियलिटी कि 22 साल की जद्दोजहद के बाद जब इमरान खान साहब इख्तदार में आए तो उन्हें भी मजबूर होना पड़ा कि वो इलेक्टेबल्स की तरफ जाएं, उन्हीं पुराने चेहरों की तरफ जाएं जिनका नाम ले लेके खान साहब जो है वो लोगों को बताया करते थे कि भाई तो पैदा होंगे नहीं, इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, तो वो गुजारे में हम ये देख लेना, परफॉर्मेंस दुनिया के सामने है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, बैलेंस शीट अभी नहीं बनेगी रजा। अच्छा। बैलेंस शीट में बनाने में अभी 1 साल बाकी है। 1 साल के बाद ओवरऑल खान साहब की बैलेंस शीट बनेगी और ऐसा नहीं कह सकते कि खान साहब की जो परफॉर्मेंस है टोटल लॉस है, उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं। अच्छा, अब उन अचीवमेंट्स की और जो वीकनेसेस हैं जो डिलीवर नहीं कर पाए, उनकी एक बैलेंस शीट बनेगी। उस बैलेंस शीट की बेस पे, लेकिन चूंकि अभी इनके पास वक्त है, ये भी मजीद डिलीवर कर सकते हैं, उसकी बेस पे बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट की बेस पे ये इलेक्शन में जाएंगे। अपोजिशन इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि उनकी बैलेंस शीट को बनने से पहले जो है वो शटर कर दे, इस्टेब्लिश कर दे कि ये नाहल है। जैसे नाहल की जो बात है उनकी टीम के बहुत से मेंबर्स के हवाले से इस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है, कि ये बहुत नायल हैं। इवन करप्ट नहीं थे, ये खान साहब का एक बयानिया था जो बाद में ये भी शटर हो गया। बहुत से लोग जो हैं वो करप्शन में मुलविस नजर आए, इवन खान साहब को खुद उनसे जान छुड़ानी पड़ी, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। तो ये जो बयानिया था ये भी शटर हो गया। तो अभी खान साहब उस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो एक दफ़ा फिर लोगों को क्लेम करेंगे कि आओ मुझे वोट दो, आओ मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो ताकि मैं सिस्टम को ठीक कर सकूं। तो वो पॉइंट जो है अपोजिशन उन्हें नहीं देना चाह रही। सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको लगता है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने में चूँकि एक माहिर भी है वज़ीर-ए-आज़म, अब तो यही तो बातें तो कर रहे हैं, वफाकी वज़रा भी बातें कर रहे हैं कि निज़ाम को तब्दील करने के लिए हमें वक्त चाहिए है और हम 90 दिन के अंदर नहीं ला सकते तब्दीली। जज्बात में आके बयानात दे दिए, लेकिन आवाम खड़ी है वज़ीर-ए-आज़म के साथ और खान डटा हुआ है। जीत जाएंगे अगले इलेक्शन भी हम। मेरा ख्याल है कि ये क्लेम उन्हें करना तो चाहिए, हर पार्टी करती है, हर रूलिंग गवर्नमेंट ये कर रही होती है, अपनी कामयाबियां गिनवा रही होती है। लेकिन अगर तो बात करें ना कि आपने सिस्टम को बुनियादों से तब्दील करना है, ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी की जगह आपने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लानी है, तो उसके लिए तो भाई आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आइन की कोई 100 से ज़्यादा शिक़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आप सिंपल लेजिस्लेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, 2/3 अगर मेजॉरिटी चाहिए तो अवाम देगी ना आपको अवाम के पास जाना पड़ेगा। तो आप क्या महज क्लेम लेके चले जाएंगे? क्योंकि इसके साथ आपके ऊपर 4-5 साल की जो बैड परफॉर्मेंस है उसका बर्डन भी होगा। तो अवाम ये नहीं कहेंगे कि जनाब लीजिए 2/3 मेजॉरिटी हमने आपको दी ताकि जाके आप सिस्टम ठीक कर दीजिए। अवाम ये पूछेंगे कि भाई 5 साल दिए थे उसमें क्या किया था। सही। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे ज़फ़र साहब से और उनसे इस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। मगर नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे उन्हीं अमूर के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन जो बयानियाँ अपनाए हुए, लेकिन चूँकि प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत की जानिब भी बढ़ना है और वक्त बहुत कम है, इस हवाले से वक्त की मौजूदगी का लिहाज करते हुए मैं ज़फ़र साहब आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन क्यों इतनी पुरएतमाद है? बिलावल साहब कहते हैं कि नून लीग साथ दे, हम गिरा देंगे हुकूमत को। तहरीक अदम एतमाद आपको आती हुई नज़र आ रही है और संजीदा है वाकई अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए? जी, कतन संजीदा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल अपना माइलेज है जो उन्हें लेनी चाहिए और वो ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत कोई अपोजिशन पार्टी ये नहीं चाहती कि इस मौजूदा सूरत हाल का वबाल अपने सर पे ले और इस हुकूमत को घर भेजे। हर एक ये चाह रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाह रही है कि ये हुकूमत में रहें ताकि मजीद पॉलिटिकली ब्लीड करते रहें, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल में भी या 1.25 साल में भी ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो नो कॉन्फिडेंस पेश ही नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये इश्यूज आते जाते रहेंगे। नो कॉन्फिडेंस पेश होने हुकूमत के दबाव के लिए एक बयानिया रखें। एक अलबत्ता पॉसिबिलिटी है कि कहीं से कोई ऐसा इशारा हो जाए कि परिंदे सारे उड़कर, जैसे खाकान अब्बासी साहब कह जी रहे हैं, हाँ, परिंदे सारे उड़कर एक शाख से दूसरी शाख पे जाके बैठ जाएं और वहां का वजन ज्यादा हो जाए, क्योंकि फ्रीजाइल मेजॉरिटी है, 10 लोग चाहिए, बिल्कुल। तो वो 10 लोग ही इकट्ठे नहीं हो पा, इशारा ही नहीं हो रहा। इशारा कौन करेगा? अंपायर नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं। अच्छा से अच्छा, दीगर मौज़ूआत भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस्लामाबाद में काफ़ी जो है वो बढ़ती जा रही हैं वारदातें। हमने देखा है कि चोरी या डकैती के ऐसे अमूर हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। गो के तासुर एक ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद भी को कराची की सूरत हाल वैसी बनती हुई हमें नज़र आ रही है। कराची कंपनी के अंदर एक वाक़या हुआ है जिसका वज़ीर दाखिला ने यह कहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है। मुझे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि चोरी या डकैती की सिचुएशन नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या लगता है। ज़फ़र साहब, इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है, इसको सबसे महफूज होना चाहिए, गो के मुल्क के सभी शहरों का महफूज होना चाहिए, लेकिन एक सिंबल के तौर पर दारुल हुकूमत होता है। वहाँ पर ऐसे वाक़यात का हो जाना, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं दहशतगर्दी का वाक़या, ख़बरदार कर रहे हैं, इक़दामात किसने करने हैं? देखिए, कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, उसका अपना इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एक्ट कैपिटल के अंदर हो दैट इज सपोज टू बी मोस्ट सिक्योर प्लेस, तो वहाँ उसका जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। इस हवाले से कैपिटल में हमेशा ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए, दी जाती है। और एक ऐसे दौर में जब आपके टीटीपी से ताल्लुकात और ख़राब हो चुके हैं, आपकी पीस टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं, आपका जो सीज़ फायर था वो 1.5 महीना रहने के बाद वो भी ख़त्म हो गया और आपको फॉर्मल अनाउंस करना पड़ा कि वी आर अगेंस्ट देम, देयर आर नो मोर टॉक्स, तो हम इनके पीछे जाएंगे। और हमें देखा कि फॉर्मर ट्राइबल रीजन समेत पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप उनको पकड़ रहे हैं, वो आपके ऊपर IDs और दीगर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में कैपिटल को स्पेशल तवज्जो दी जानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपने कैपिटल को खुला छोड़ दिया। इस वक्त खुदा न खास्ता कोई टेररिस्ट, कोई पाकिस्तान का दुश्मन चाहे तो वो घूमता घुमाता बिल्कुल आखिरी नाके तक आराम से पहुंच जाता है और उसके बाद चाहे तो वो क्रॉस कर ले या चाहे तो वहाँ कोई ना कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम कर दे। तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी में नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिटिक्स में पड़ी हुई है। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे अपनी अपनी इंडिविजुअल इमेज बिल्डिंग कर रही है, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रही। और जबकि TTP के साथ आपके मामलात ख़राब हुए हुए हैं, आपकी पीस टॉक्स टूट चुके हैं, तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। ये शेख रशीद साहब से पूछा जाना चाहिए था कि जनाब ये वाकई के 2 दिन के बाद आपने कहा कि ये टेररिज्म हुई है, उससे पहले आपको ये भी नहीं पता था कि ये टेररिस्ट थे जो उन पुलिस वालों को कत्ल करने आए थे, जो खुद भी मारे गए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नाके ख़त्म करने का जो फैसला किया गया वज़ीर दाखिला की जानिब से, ये किस हद तक मुस्बत था, मनफी था? इसके जो असरात, आपको नहीं लगता कि उन्हीं के असरात हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी अगर जराइम पेशा अफराद आएगा, शहर के अंदर दाखिल होगा, बासानी अपना काम करेगा और निकल जाएगा? देखिए, जो इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद या ट्विन सिटीज़ की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, उसमें छोटा सा छोटा नाका भी एक बहुत बड़ी जो ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। इसलिए जब आप ब्लॉकेज ख़त्म करते हैं, नाके ख़त्म करते हैं, तो एक फ़ायदा तो बहरहाल होता है कि आवाम को
रिलीफ मिलता है कि आने जाने में उनकी मुश्किल बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जो टेररिस्ट है, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, मुल्क दुश्मन हैं, वो अनटच और अनस्कैंड चले जाते हैं। उसके लिए ऑल्टरनेट सिस्टम बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं बनाया। एक जानिब उन्होंने नाके तो खत्म कर दिए, लेकिन आपने उसका मुतबादिल क्या दिया? मुतबादिल तो आपने कोई भी नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप इवेंचुअली नाके खत्म करना जो है वो नुकसानदेह साबित जब शहर के अंदर कैमरास भी लगे हुए हैं, वो कैमरास फ़कत इन्हीं कामों के लिए लगे हुए हैं कि जराइम हो जाएं तो हम उसकी वीडियो देख लें। वो रोकथाम के लिए हमने मोबाइल सर्विस पुलिस को इतना एक्टिव नहीं किया हुआ, अपने इदारों को इतना मुनज़्ज़म नहीं किया हुआ, तो फिर उन कैमरों का क्या फ़ायदा है? सर, KPK का SSP इस्लामाबाद से दिन दहाड़े अगवा हो गया और यानी तुरखम बॉर्डर के पार ले जाकर उसको मार दिया गया। ठीक है, उस वक्त भी कैमरे लगे हुए थे, कैमरे बिल्कुल इनएफेक्टिव साबित हुए हैं। मुझे बताइए किस मामले में हाँ, ये कैमरे सिर्फ इस मामले में कामयाब हैं कि आप अपने मुखालिफिन की गाड़ियों को अगर आप मॉनिटर करना चाहें, उनकी फिजिकल मूवमेंट को देखना चाहें, पॉलिटिकल मुखालिफिन की, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन उस टेररिस्ट को या कानून तोड़ने वाले मुजरिमों को रोकने के लिए मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई मैकेनिज्म मौजूद है। महज कैमरे पे बैठ के देख लेना काफी नहीं है। ये सारा जो अरबों रुपए लगा के आपने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम ये कल्मिनेट कहाँ हो रहा है? इसके नतीजे में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और आपको मदद मिल रही है? सही। ज़फ़र महमूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।